हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और एपिसोड पर। तो आज की ये वीडियो कंटिन्यूएशन में होगी मेरी पिछली वीडियो के, जिसमें मैंने बात करी थी थॉर के बारे में और कंपेयर करा था उसके दो वर्जन्स को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो की तरह ही मैं इस वीडियो में भी कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा थॉर के कैरेक्टर में आए चेंजेस के बारे में। और मैंने आप सभी का फेवरेट पॉइंट भी इंक्लूड किया है उसकी स्ट्रेंथ का, जिससे कि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके पावर लेवल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई है। तो बिना बिजली कड़काए चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा पॉइंट शुरू होता है कैरेक्टर हिस्ट्री का। तो अगर आपने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी हों तो आप सभी एसगार्डियन हिस्ट्री से वाकिफ़ होंगे कि ओडिन के फादर बोर ने एसगार्ड क्रिएट करा था और वो पहले किंग थे एसगार्ड के। और यही एमसीयू में भी स्टैब्लिश था जब बोर मैलेकिथ की आर्मी को डिफीट करते हैं। लेकिन इसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है थॉर रैग्नारॉक और आगे की मूवीज़ में, जहाँ हमें बताया जाता है कि कैसे ओडिन और हेला ने बाकी रेल्म्स को कॉन्कर करके अपना इलाका बनाया। कुछ सेंस है इस बात का। और अभी आगे सुनिए, जहाँ थॉर 1 में स्टेट कर दिया जाता है कि म्योनिर एसगार्डियन हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन है, तो वहीं थॉर 3 में हमें धक्का लगता है कि वो एक खिलौने से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो ओडिन सन की पावर्स कंट्रोल में रखता है और उसकी पावर्स सिर्फ फोकस करने के लिए काम आता है। मतलब जहाँ पहली मूवी का प्लॉट ही इसके आसपास घूम रहा था, वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है। और अभी आगे और भी है। जब इन्फिनिटी वॉर में निडावेलिर दिखाया जाता है तो एक और ट्विस्ट रखा गया था कि ड्वार्फ्स ने एक पावरफुल वेपन के लिए मोल्ड बना रखा है, जो कि म्योनिर की पावर्स को सरपास कर पाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि थॉर फ्रेंचाइजी में कितने सारे चेंजेस किए गए हैं। स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर, गंगनीर, होफन जैसे वेपन्स को भी ओवर पावर कर सकता है और ओडिन के ही स्टेटमेंट को झूठा स्टेट कर देता है कि म्योनिर किंग के लिए बनाया गया वेपन है और 9 रेल्म्स में सबसे पावरफुल है। तो अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जो कि है अपीयरेंस का, यानी वेशभूषा। तो इतने सारे पॉइंट्स पर नज़र डालने पर आप समझ गए होंगे कि थॉर रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसका अटायर इसका सबूत है, क्योंकि वो अपने प्लैनेट पर रॉयल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि उसका आर्मर प्योर एसगार्डियन मेटल से बना है, जिसका एक्सेस सिर्फ रॉयल फैमिली को है। फिर जो मेटालिक रिंग्स उसके आर्मर में होती हैं वो सिर्फ प्रिंस या किंग पहना करते हैं, और यही रिंग्स लोकी के आर्मर से मिसिंग थी अवेंजर्स 1 से थॉर 3 तक, क्योंकि वो अपना स्टेटस खो देता है। फिर उसका हेयर स्टाइल जो है वो उसकी वॉरियर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, यानी लॉन्ग हेयर सिग्निफाई करते हैं ब्रेवरी और फ्रीडम को। फिर उसका ब्लड रेड कलर्ड केप भी यही दर्शाता है, और यही सब चीज़ें लेटर फेजेस में बदल दी गई। उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं, उसका केप रिमूव कर दिया जाता है और उसे एक सॉफ्ट रिबूट दिया जाता है। तो अब कुछ स्मॉल एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं जिन पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, कि फेज़ 1 और 2 की मूवीज़ में थॉर के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी चेंज किया गया है, जैसे एरिक सेल्विक, डार्सी, जेन फॉस्टर, ओडिन, हाइमडाल और लोकी को हटा दिया गया है। हालांकि सिर्फ जेन रिटर्न हो रही है और डार्सी भी एमसीयू में है, बट थॉर फ्रेंचाइजी के लिए नहीं। और ऐसा ही लोकी के साथ भी है। अब यूं तो ये कैरेक्टर्स अपनी जगह परफेक्ट थे, लेकिन इन्हें ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और ये मूवी के पेस में भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो इसी के साथ रैग्नारॉक मूवी में स्टारकास्ट बदल दी गए और कुछ नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया, जहां वैल्करी, कॉर्ग, ग्रैंड मास्टर जैसे कैरेक्टर्स को ऐड किया और जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स थे उन्हें नए पर्सपेक्टिव से दिखाया। फिर आगे थॉर का टीम अप हमें दिखता है ग्रूट और रॉकेट के साथ, जिससे स्टूडियो को काफ़ी अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और थॉर की पर्सनैलिटी को भी एक नया डायरेक्शन मिल गया और हम फैंस भी तो कितने खुश हो गए। तो अब आ जाते हैं आप सबके फेवरेट पॉइंट पर, बाहुबल पर, यानी स्ट्रेंथ। तब एमसीयू में हमने माइटी थॉर को कई फीट्स अचीव करते हुए देखा है, जैसे बाइफ्रॉस्ट डिस्ट्रॉय करना, रियलिटी स्टोन को काउंटर करना, सर्टर को हराना और सोकोविया को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इसके साथ ही उसने कई जगह अच्छी कॉम्बैट फाइट्स भी डिस्प्ले करी हैं, शील्ड एजेंट्स को मारना, हल्क को शांत करना, अवेंजर्स 1 वाले हल्क को, वगैरह वगैरह।
तो इन पॉइंट से ये तो प्रूव होता है कि थॉर म्योनर के अलावा भी एक तोप से बढ़कर है, और जब उसे उसका हैमर फुली यूज़ करना होता है तो बड़े बड़े विलन्स भी अपनी मम्मी के पल्लू में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन जब म्योनर डिस्ट्रॉय हो जाता है तब हमें उसकी फाइटिंग स्किल से ज़्यादा उसकी गॉडली स्ट्रेंथ का डिस्प्ले दिखता है, जो कि प्रूव करता है ही इज़ मोर देन अ गॉड। जैसे थॉर की सकार प्लैनेट की फाइट पर जब उसकी हल्क से लड़ाई होती है तब वो सिर्फ अपनी रॉ एसगार्डियन स्ट्रेंथ से ही हल्क को नाच नचा देता है। फिर ऐसे ही उसकी स्ट्रेंथ के फीट्स हमें रैग्नारॉक के क्लाइमैक्स में दिखते हैं। फिर पूरी इन्फिनिटी वॉर ही उसके दम को एक्सप्लोर करती है, और ऐसा ही नज़ारा रहता है एंड गेम में भी। और आगे नज़र डाली जाए इसी क्लाइमैक्स फाइट पर तो आपको ध्यान होगा कि फैट थॉर सिर्फ अपनी मसल पावर के साथ ही थानोस से इनकाउंटर कर रहा था, क्योंकि यहाँ उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं थी कॉम्बैट ट्रेनिंग यूज़ करने के लिए। तो यही सारे एग्जांपल्स प्रूव करते हैं कि थॉर के कैरेक्टर में क्या चेंजेस आए हैं और उसकी पावर्स में भी कितना अपग्रेड हो गया है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हालांकि मैं जानता हूँ कुछ पॉइंट्स ज़्यादा लेंथी हो गए, लेकिन वो मेरे अंदर का फैन बाहर आ जाता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आ गई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।